वेलकम टू एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th के एग्रीकल्चर के पहले चैप्टर के बारे में, जो जैसे कि उसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं सस्य विज्ञान, दूसरे नंबर पे बात करें हम मिट्टी यानी कि मृदा, सॉइल, और तीसरे नंबर पे है बीज यानी कि सीड। सस्य विज्ञान जैसे इंग्लिश में एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर, जिसमें पहला पॉइंट जो है वो है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। इसके बारे में ये कौन सा वर्ड है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये कौन कौन से सेक्टर्स में किस किस तरह से काम करता है। सेकेंड नंबर पे बेटा यहाँ पर है मृदा उर्वरकता व क्षरण, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल इरोजन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तम बीज, क्वालिटी सीड्स के बारे में, जीवन और उपज की शुरुआत। तो उसके बाद बेटा यहाँ पर पहले नंबर पे चलिए समझते हैं कि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी होता क्या है। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कोई पूछे कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है तो क्या बोलना है, ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का शब्द है। वही हम बात करें कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर। तो कल्चर जो है बेटा यहाँ पर जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा होगा तो वो कौन सी भाषा का होता है, वो होता है लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का होता है बेटा, लैटिन भाषा का, जिनके पीछे कल्चर लगा होता है। अब जिन शब्दों के पीछे नोमस या फिर सेकंड नंबर पे लोजी, ये दो शब्द बेटा लगे होते हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज के होते हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम बात करें सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो है वो किस भाग से बना है। जैसे कि सबसे पहले अगर इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाए तो एग्रो जो है वो एग्रोस शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस से बना है, और नॉमी जो है वो नॉमस शब्द से बना है। किससे बना है बेटा, नॉमस शब्द से। एग्रो जो है एग्रोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है भूमि। भूमि का मतलब क्या होता है, खेत होता है, फील्ड होता है। और उसके बाद नॉमस की अगर हम बात करें, उसका मतलब क्या होता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट। भूमि का प्रबंधन करना बेटा क्या कहलाया, एग्रोनॉमी। सीधी सी डेफिनेशन है। फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या कहलाया, एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान कुछ मुश्किल नहीं लगा यहाँ पे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमस। एग्रोस जो है जिसका मतलब है फील्ड, और नॉमस जो है जिसका मतलब बेटा क्या होता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ एक बार नजर मार लेते हैं। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, हाईलाइट कर देते हैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फसल उत्पादन व मृदा भी इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन भी इंपॉर्टेंट है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप क्रॉप्स यानी फसलें और उसके साथ मृदा दोनों का अध्ययन करते हो बेटा, वो कौन सी आपका सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी। हिंदी में क्या बोलेंगे, सस्य विज्ञान। तो अब यहां ध्यान दो, दोबारा से डेफिनेशन पे अभी याद करके जाना है। घर तो ऐसा नहीं है घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, बट आपको अभी याद करके जाना है, क्लास में ही याद करके जाना है, ठीक है। ये तो परिभाषा क्या थी बेटा इसकी, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। इजी सी डेफिनेशन है, 2 शब्द याद रख लो, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन। दोनों की दोनों चीजें बेटा किसमें पढ़ी जाती हैं, एग्रोनॉमी में। चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। चलिए अब पढ़ेंगे हम सस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र शब्द से लग रहा है पता नहीं क्या ही आ गया, कुछ नहीं आया बेटा, यहाँ पे ध्यान दो इधर। उसका कहने का मतलब है कि उसका काम क्या है, सीधी भाषा में एग्रोनॉमी का काम क्या है, सस्य विज्ञान का काम क्या है, अभी देख लेते हैं उसके काम क्या है। जैसे कि बेटा यहाँ पर इसका पहला काम क्या है,
कृषि उत्पादन में। अब हम पढ़ेंगे इसको, 4 पॉइंट याद करने हैं, पहले पॉइंट याद करते हैं, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले पॉइंट याद करेंगे। कृषि उत्पादन में आपसे पूछा किसी ने शस्य विज्ञान जो है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसके काम क्या है, सबसे पहले बताना है कृषि उत्पादन में काम है जी। चलिए दूसरे नंबर पे बताना है जी इसका तो व्यवसाय में भी काम आता है, इसका तो कार्य क्षेत्र व्यवसाय में भी है। तीसरे नंबर पे बताना है कि जी नियोजन में भी इसका कार्य क्षेत्र है। पहले नंबर पे क्या पढ़ा बेटा, पहले नंबर पे पढ़ा कृषि उत्पादन में, दूसरे नंबर पे पढ़ा व्यवसाय में, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया नियोजन में। चलिए चौथे नंबर पे बेटा है उद्योग में। अभी 4 नाम पहले याद करेंगे हम। सबसे पहले कृषि उत्पादन, दूसरे नंबर पे व्यवसाय, तीसरे नंबर पे नियोजन, चौथे नंबर पे उद्योग। अब देखो बेटा, पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किधर से आएगा। क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन आएगा कि कृषि उत्पादन में, मैं लिख देती हूं फॉर एग्जाम्पल, इन चारों में से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने इसको उठा लिया है। कृषि उत्पादन जो है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, में शस्य विज्ञान का महत्व समझाइए। लो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। वो पूछ लेंगे आपसे कि कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में शस्य विज्ञान का महत्व समझाइए। शस्य विज्ञान के बारे में बताना है कि कृषि उत्पादन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मान लो क्वेश्चन कृषि उत्पादन नहीं, देखिए उसने क्या दे दिया, व्यवसाय में इसका महत्व बताओ, मान लो नियोजन में इसका महत्व बताओ, उद्योग में इसका महत्व बताओ। महत्व बताना है बेटा उसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ये आपसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, जो मैंने यहाँ पर आपसे पूछ ही लिया है, जैसे कि कृषि उत्पादन में इसका क्या महत्व है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना क्या है बेटा यहाँ पर। चलिए कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, नहीं लाल के साथ ये जचेगा नहीं है ना, ब्लू पे लेते हैं। चलिए अब वो कह रहा है कि बताओ क्या महत्व है। जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन, हमने कह दिया जी एग्रोनॉमी जो है ना उसमें खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। पहला पॉइंट, पहला महत्व। कृषि व्यवसाय में क्या महत्व है, इसमें हम फसल लगाते हैं, फसलें सारी की सारी जो है, जैसे खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें किस में आती है, एग्रोनॉमी में आती है, शस्य विज्ञान में आती है। बात एकदम सही है कि खाद्यान्न उत्पादन में जो है ये आगे है, ये एक तरह से ये शो करता है शस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र। दूसरे नंबर पे उन्नत किस्मों के चुनाव में, तीसरे नंबर पे सिंचाई व खरपतवार प्रबंधन, ये भी एग्रोनॉमी का ही पोर्शन है। देखो आप देखोगे ना अपना पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर्स हैं, पूरी की पूरी जो किताब है आपकी स्पेसिफिकली, उसमें शुरू के जो 6 चैप्टर हैं बेटा वो है एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में। आपकी किताब डिवाइडेड किस तरह से है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। चलिए एग्रीकल्चर जो है ना बेटा, यहाँ पर सबसे पहले उसके एक टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एग्रोनॉमी, जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे थे यहाँ पे, है ना। सेकेंड नंबर पे जो है वो कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। तो जी कलर बदल गया बीच में, ये तो गलत हो गया, अच्छा ही नहीं लग रहा। हॉर्टिकल्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, चलो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे बेटा एनिमल हस्बेंड्री। चलिए एनिमल हस्बेंड्री, अब हिंदी में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। इसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। ये उद्यान विज्ञान के साथ ही इस कलर को प्रॉब्लम है, वो चाहता है मैं आऊं आगे यहाँ पे। एनिमल हस्बेंड्री को बेटा क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एनिमल क्या होते हैं, जानवर होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी होती है, क्या बोलेंगे इसे, पशु विज्ञान। ठीक है बेटा, यहाँ पर पशु विज्ञान हो गया। एग्रोनॉमी तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे थे, जिसे शस्य विज्ञान कहते हैं। लो जी इसके साथ भी दिक्कत हो गई है इसको। चलिए तीनों की तीनों बेटा क्या हैं, ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं, कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं। सबसे पहले शस्य विज्ञान, दूसरे नंबर पे उद्यान विज्ञान, तीसरे नंबर पे पशु विज्ञान। तो बेटा आपका जो पहले नंबर से 6 नंबर तक के क्या हैं चैप्टर हैं, वो ये तीनों, ये जो 6 चैप्टर हैं स्पेसिफिकली एग्रोनॉमी में आते हैं। 7 नंबर से
11 नंबर तक के जो चैप्टर हैं वो किस में आते हैं बेटा? वो आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर में। और उसके बाद 12 से 15 ही चैप्टर है ना आपकी किताब में, 15 ही तो उसके अंदर चैप्टर है, तो 12 से 15 ये जो 4 चैप्टर है वो एनिमल हस्बेंड्री के। तो अभी हम एग्रोनॉमी सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं सस्य विज्ञान या और बीज और मृदा, जिसमें अब ये एक बेसिक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर वाइज। तो तीनों के तीनों ही सब्जेक्ट अपना अलग ही महत्व रखते हैं आपके लिए। बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंस होने वाली है, इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा ये आपके लिए। जितने भी हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे आप लोगों के लिए आने वाले हैं, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मेहनत करें। तो अब इसके बाद हम वापस से चलते हैं हमारी पहले वाली स्लाइड पे। ये हम बात कर रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कृषि उत्पादन में क्या है? खाद्यान्न उत्पादन होता है, इसमें उन्नत किस्मों का चुनाव होता है, सिंचाई व खरपतवार प्रबंधन भी एग्रोनॉमी का ही एक पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं ये इसका कार्य क्षेत्र है। सेकंड नंबर पे बेटा आ गया व्यवसाय में। व्यवसाय में एग्रो इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे जब आपकी बीएससी हो जाएगी, आप एकदम ऐसे डिग्री विग्री आपके पास आ जाएंगी सारी, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ पर भारत में एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, बीज व कृषि दवाओं का व्यापार जो चलता है, वहां पे आप काम भी कर सकते हो। ऐसे ही तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ही तो लोग वहां पे काम करते हैं ना। तो ये जो व्यवसाय में भी ये अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरे नंबर पे आता है नियोजन प्लानिंग के अंदर। बेटा जो प्लानिंग है उसमें जैसे कि बैंक में सलाहकार होते हैं, उर्वरक कंपनियां जो हैं, इफ्को होगी, क्रिप्को, ये कंपनीज हैं, उर्वरकों की कंपनियां हैं ये, तो उसमें भी आपको अवसर मिल सकता है। तो ये भी एग्रोनॉमी सेक्टर का ही एक पार्ट आ जाता है। कृषि विश्वविद्यालय भी जैसे एग्रोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी सीट्स जो हैं रहती हैं, तो प्लानिंग के अंदर ये पॉइंट्स हमारे रहते हैं। उद्योग की बात करें, जैसे कि जितनी भी चारे वाली फसलें होती हैं जो कि एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती हैं। चारा हमें घर पे लेके जाना पड़ता है ना, जिनके भी गाय भैंस है तो वो घर पे लेके जाएंगे। वस्त्र उद्योग जो है, कपड़ा जो बनता है वो किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास कहाँ से आती है? खेत से आती है। कपास क्या है? एग्रोनॉमिकल क्रॉप है। चीनी उद्योग की बेटा यहाँ पर बात करें, चीनी बनाने के लिए शुगर केन, गन्ने की जरूरत होती है। गन्ना भी क्या है? एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ सस्य विज्ञान जो है उसका कार्य क्षेत्र है, उसका कुछ महत्व है अलग अलग सेक्टर के अंदर। अब सस्य विज्ञान में सबसे पहला महत्व कृषि उत्पादन में, दूसरा महत्व व्यवसाय में, तीसरा महत्व नियोजन में, एंड फोर्थ नंबर का जो मेथड है बेटा, सॉरी महत्व है, वो किसमें है? उद्योग में होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बेटा हम बात करने वाले हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। बात कर ली, क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी तक मैंने सबसे पहले हाफ मार्क्स का एक जो क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो वो हो गया, एक जो महत्व वाला क्वेश्चन मैंने बताया, एक वो हो गया। अब आगे और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उनके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सेम सेम लग रहे हैं ना थोड़े सुनने में। मृदा उर्वरकता, मृदा उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब होता क्या है, दोनों को समझेंगे, ध्यान देना इधर। चलिए बेटा, मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में प्रदान करने की क्षमता। मिट्टी की, सॉइल की वो क्षमता, मृदा की वो क्षमता कि वो हमारे प्लांट्स को, पौधों को एक जो पोषक तत्व है वो सही मात्रा में प्रदान कर सके, उसे क्या कहते हैं बेटा? सॉइल की फर्टिलिटी कहते हैं, मृदा की उर्वरकता कहते हैं। दोबारा सुनो, 3 अक्षर पकड़ने हैं यहाँ पे, मैं बताती हूँ कौन कौन से। सबसे पहले ये पोषक तत्व वाले, आवश्यक पोषक तत्व, उचित मात्रा वाले, और ये क्षमता शब्द, 3 शब्द, इनको पकड़ लो। इनसे क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। ध्यान दो, मैं बताती हूँ, ये थोड़ी सी ऐसी डेफिनेशन है, अपने थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से बनेगी। मिट्टी की वह क्षमता या मृदा की वह क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, वो भी उचित मात्रा में, या आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा या अनुपात में प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा की उर्वरकता कहते हैं। मृदा की फर्टिलिटी हो गई ना वो, कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना उसमें पोषक तत्व है कि वो पौधे को दे दे, वो क्या कहलाई? मृदा की उर्वरकता कहलाई। अब ये फिर ये क्या चीज है? मृदा उत्पादकता, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, इसको भी समझ लेते हैं।
प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन की क्षमता। लो जी, क्षमता शब्द तो फिर से आ गया यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन, आपने जो जिस जमीन पे क्या किया था, फसल लगाई थी, उससे फसल उत्पादन की क्षमता। अब दोबारा ध्यान दो इधर, मृदा की वह क्षमता, ये सेम रखेंगे हम, बदलेंगे नहीं कुछ भी। मृदा की वह क्षमता, क्षमता शब्द को पकड़ा यहाँ पर, मृदा की वह क्षमता कि वो प्रति हेक्टेयर भूमि में कितना फसल उत्पादन या कितनी उपज दे सकती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा की उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा की उत्पादकता। दोबारा सुनो, मृदा उर्वरकता का बेटा यहाँ पर मतलब क्या था कि मृदा की क्षमता कि वो हमारे पौधों को कितना पोषक तत्व दे सकती है, वो भी एक सही मात्रा में दे सकती है या नहीं दे सकती है, वो क्या था? मृदा उर्वरकता था। मृदा उत्पादकता क्या कहती है कि मृदा की वह क्षमता कि वो प्रति हेक्टेयर में कितना उपज दे सकती है। यहां पर तो पोषक तत्व, यहां पर उपज या फसल उत्पादन, दोनों की दोनों जो बेटा यहाँ पर टर्म्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाने वाली टर्म्स है, याद कर लेना, मेरे साथ में बोलना है आपको। मृदा की वह क्षमता कि वो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में प्रदान कर सके, उसे मृदा उर्वरकता कहते हैं। मृदा की वह क्षमता कि वो प्रति हेक्टेयर भूमि में ज्यादा फसल उत्पादन दे सके, उसे मृदा उत्पादकता कहते हैं। चलो अब इसमें पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, जेन्युइनली डिफरेंस क्या है। मृदा की उर्वरकता को लैब में, प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। जी, आप मिट्टी लेके गए थे कहाँ पर? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहां पर मृदा का परीक्षण किया जाता है, सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, सॉइल टेस्ट की जाती है, वहां पर आप लेके गए अपनी मिट्टी को, फॉर एग्जाम्पल। लेके जाने के बाद वो आपको क्या बताएगा कि मिट्टी का पीएच कितना है, मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, वो सारी पीएच में आ जाएंगी। मृदा जो है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं या नहीं है, ये कौन बताता है? वो रिपोर्ट बताएगी ना आपको, वही बताएगी, रिपोर्ट में सारा कुछ आएगा। तो ये जो मृदा उर्वरकता है उसको कहाँ पर जांचा जाता है? लैब में। आप पता नहीं लगा सकते ऐसे कि अरे इसमें तो नाइट्रोजन ज्यादा है, इसमें फास्फोरस कम है। आप तुक्का लगा सकते हो। क्या मुझे बता सकते हो कि कितनी ज्यादा नाइट्रोजन है? नहीं, वो कौन बताएगा? वो हमें लैब में पता चलेगा। वही हम बात करें मृदा की उत्पादकता की। मृदा की उत्पादकता क्या है? खेत या फील्ड में जांच संभव है। अब इधर ध्यान दो, फसल उत्पादन कितना होगा ये लैब में जाके चेक कराएंगे? पॉसिबल है कि आप लैब में एक पौधा उठा के लेके गए, आप मिट्टी को उठा के लेके गए, जी हमें बता दो इस साल हमारे खेत में से कितना क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उपज मिलने वाली है, कितना उत्पादन मिलने वाला है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये जो मृदा उत्पादकता है आपको फील्ड में से पता लगने वाली है, प्रयोगशाला में आप पता नहीं लगा सकते कि जो ये इसका कितना उपज होने वाला है, कितना उत्पादन आपको मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पर आता है, उर्वरक मृदा हमेशा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। ये तो नई सी बात आ गई। वो कह रहे हैं कि उर्वरक मृदा जिसके अंदर क्या है? पोषक तत्व है। क्या है बेटा? उर्वरक मृदा कौन सी थी? जिसमें पोषक तत्व थे। मृदा की वह क्षमता जो पोषक तत्व प्रदान करती है पौधे को, तो बात सही है, पोषक तत्व थे। वो उत्पादक हो, ये जो मृदा की जो क्या है उर्वरक मृदा है वो उत्पादक हो यानी कि प्रोडक्टिव हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने बोला है कि उत्पादक मृदा का उर्वर होना अनिवार्य है, वहां पे कोई घोलचोल मोल होगा नहीं। उत्पादक मृदा हमेशा हमेशा अगर हम बात करें तो वो फर्टाइल होगी ही होगी बेटा, मृदा वो उर्वर होगी ही होगी। कैसे होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको आपके फील्ड में से बहुत ज्यादा उत्पादन मिल जाता है। अब आपको बहुत ज्यादा उत्पादन मिला है, इसका मतलब जो है आपकी जो वहां की खेत की सॉइल थी उसके अंदर अगर हम बात करें पोषक तत्व थे तो ही तो उत्पादन आपको ज्यादा मिला आपके खेत से। वैल्यूएबल रीजन है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उर्वरक मृदा जो है हमेशा उत्पादक होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। अब क्यों नहीं है? आपकी मिट्टी के पास बेटा बहुत ही सारे, मैं बात करूं, पोषक तत्व थे। आप चेक कराए, सॉइल टेस्टिंग कराए, आपको पता चल गया कि टेंशन वाली बात नहीं है, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व है, कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड करने की हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ऐड करने की जरूरत नहीं है। उस साल हुआ क्या बेटा? बारिश आ गई। क्या हुआ उस साल? बारिश आ गई
और ओले गिर गए या बहुत आंधी आ गई, है ना, तो फसल तो खराब हो गई। फसल हो गई या खराब नहीं हुई? हो गई फसल खराब। अब क्या उत्पादन मिला आपको वहां से? मिला प्रोडक्शन? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फसल खराब हो गई। जरूरी नहीं है कि मृदा आपकी उर्वरक है तो उससे आपको जो उत्पादन है वो मिलेगा। उसका रीजन क्या है बेटा यहाँ पर? उसका रीजन है कि ये जो है यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉरी क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर जलवायु, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, वो पीछे वाली स्लाइड पे लिख देती हूँ, या नई स्लाइड बेटा ऐड कर लेते हैं, है ना, इजी रहेगा आपके लिए। मृदा उर्वरकता, इसमें जलवायु संबंधी कारक आते हैं बेटा। जलवायु संबंधी कारक बोला था ना, अभी अभी हमने बोला कि मृदा उर्वर है, जरूरी नहीं है कि उत्पादन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों की दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर उत्पादकता अच्छी है, मृदा उत्पादकता यहां पर बेटा अच्छी है, तो मिट्टी उर्वर होगी, ये कंफर्म है। समझ आया ना? क्योंकि इसमें जलवायु संबंधी कारक आ जाते हैं। कभी भी बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, फसल खराब हो जानी है, फिर भले आपकी जो मिट्टी थी उसके पास कितना भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम था, फिर भी उत्पादन नहीं होगा। तो बात उसकी एकदम सही थी, एकदम सही बात बोली है बुक वालों ने। चलिए दोबारा ध्यान दीजिए अब बेटा इधर, सभी उत्पादक मृदाएं उर्वर होती हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी उत्पादक मृदाएं उर्वर होती हैं, सभी उर्वर मृदाएं उत्पादक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती के साथ मैं आपको यहां पर ये कहना चाहती हूँ, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चीजें हैं। अब आंधी आए नहीं, बारिश आए नहीं, तो उत्पादन अच्छा मिलेगा ना? तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन बेटा इसका हम एकदम कंफर्म कह सकते हैं कि अगर मिट्टी जो है, अगर आपकी मिट्टी की जो मृदा उत्पादकता है वो अच्छी है, तो ऑब्वियसली मृदा उर्वरकता भी बेटा यहाँ पर अच्छी होगी ही होगी। तो ये क्या है, मेजरली इनमें डिफरेंस है। और ये सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा होगा ना तुम्हारा, अब आएंगे टीचर प्रैक्टिकल्स लेने, तब पूछ सकते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब जो मृदा उर्वरकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है बेटा यहाँ पर कौन कौन से हैं? उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक जो है, प्रमुख कारक जो है, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्राकृतिक कारक, दूसरे नंबर पे आते हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक कौन से कारक हैं उनके बारे में उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्राकृतिक कारक कौन से हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर जो है प्राकृतिक कारक जो है बेटा, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक कारक कभी बदले नहीं जा सकते। देखो आपके खेत में जो मिट्टी है वो किसी एक स्पेसिफिक कलर की है, जैसे कि लाल रंग की मिट्टी है, तो वो उसका जो पेरेंट मटेरियल है, उसका जो पैतृक पदार्थ है जिससे वो मिट्टी बनी है, वो लाल रंग का होगा, तो ही तो उससे मिट्टी जो है लाल रंग की बनी ना हमारे खेत की। तो पैतृक पदार्थ को क्या आप बदल सकते हो? चेंज कर सकते हो? पेरेंट मटेरियल को चेंज कर सकते हो? हम नहीं बदल सकते ना हमारे पेरेंट्स, वैसे ही जो हमारी मिट्टी है उसका भी पैतृक पदार्थ नहीं बदल सकता। चलिए दूसरे नंबर पे है स्थलाकृति। स्थलाकृति जो है उसके बारे में, ये नेचुरल चीजें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, इसके बारे में मैं समझाती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कृत्रिम है, ये बाद में आ गए, प्रभावित करने वाले कारक ये बाद में आए, पहले नहीं थे। ये अपने आप जनरेट होते रहते हैं, लेकिन ये पहले से थे, इसको बदल नहीं सकते। चलिए सबसे पहले बेटा बात करते हैं पैतृक पदार्थ के बारे में कि चट्टानों का मूल स्वभाव, एक जो मृदा है वो किससे बनी है? चट्टानों से बनी है। चट्टानों के अवशेष ही है एक तरह से, धीरे धीरे वो क्या हुआ, चट्टानें टूटने लगी जिससे मृदा का निर्माण हुआ, तो वो उसको बदला नहीं जा सकता।
अब अगर जो चट्टान है वो लाल रंग की थी तो मिट्टी भी लाल रंग की ही बनेगी, अगर पीले रंग की थी तो पीले रंग की बनेगी, है ना। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें हैं जो मिट्टी का नेचर है वो कौन बताता है, किस कलर की होगी, किस तरह की होगी, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाएंगे, कौन से की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं बेटा, पैतृक पदार्थ पे ही डिपेंड होती हैं, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये तो पैतृक पदार्थ ही बताएंगे कि मिट्टी कैसी बनेगी। तो क्या आप इसे बदल सकते हो? बदल सकते हो क्या पैतृक पदार्थ को? नहीं बदल सकते। तो क्या ये प्राकृतिक कारक हुआ या नहीं हुआ? हो गया प्राकृतिक कारक। ये तो दूसरे नंबर पे है स्थलाकृति या टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है बेटा ढालू क्षेत्रों में कम उर्वरकता, तो क्या है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, उसमें से बारिश आई बहुत तेज, ढलान वाला क्षेत्र था, ऊपर से सारा पानी जैसे ही नीचे आ रहा था पोषक तत्वों को नीचे ले आया, उनकी मृदा उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर यही सीधी जमीन है, फ्लैट समतल, यही जमीन क्या है बेटा, समतल है, तो वहां पर मृदा उर्वरकता क्या होगी, वहां पर मृदा उर्वरकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ढलान वाली भूमि है, मृदा उर्वरकता कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे मृदा की आयु, पुरानी मृदाओं में उर्वरकता कम हो जाती है। अब आप हर साल पुरानी मृदा है उसमें फसलें लगा रहे हो, लगाई जा रहे हो, उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी। यानी कि जितनी भी पुरानी मृदाएं हैं, जितनी भी ओल्ड क्या है, सॉइल एज जिनकी ज्यादा है, वो उनकी जो उर्वर क्षमता है वो कम हो जाती है, और अगर न्यू होगी तो ज्यादा हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है जलवायु, क्लाइमेट, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों का बहना। ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा बेटा कोई क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, वहां पर सारे के सारे पोषक तत्व जमीन में नीचे चले जाते हैं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर बारिश वाला क्षेत्र है जहां पर ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वहां पर अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। बेटा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, ये याद कर लेना। कौन सी मृदा का निर्माण होगा, अम्लीय मृदा का। जलवायु, जहां पर ज्यादा बारिश होगी पोषक तत्व सारे के सारे जमीन में चले जाएंगे, मृदा उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बारिश जहां पर बहुत ही कम होगी वहां पे पोषक तत्व क्या होंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चल जाएंगे, आंधी तूफान आ जाएगा। जहां पे एक बैलेंस रहता है, एकदम न्यूट्रल रहती हैं चीजें, वहां पर ही ये जो है उर्वरकता अच्छी रहती है। तो बेटा प्राकृतिक कारक सेकंड नंबर पे आते हैं कृत्रिम कारक। जलाकृति वाटर लॉगिंग, यानी कि कई बार खेत में बहुत ज्यादा पानी, बेटा बहुत ज्यादा बारिश आ गई, पानी रुक गया, जल निकास की सुविधा नहीं है, आपके खेत में से पानी के बाहर जाने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वायु की कमी हो जाएगी, जिससे मृदा की उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप बैलेंस रखोगे तो मृदा की उर्वरकता सही रहेगी। उसके बाद फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, लगातार एक ही फसल से नुकसान होता है। अगर आप हम हर साल सेम धान ही धान लगा रहे हो या गेहूं ही गेहूं लगा रहे हो सर्दी के समय में, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बदल बदल के फसलें लगाओगे, मृदा उर्वरकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बदल बदल के फसलें लगाओगे, मृदा उर्वरकता बढ़ जाएगी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसे, क्रॉपिंग सिस्टम जो है, फसल प्रणाली जो है, अगर सेम लगाते रहोगे तो मृदा उर्वरकता घट जाएगी। मृदा पीएच, आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उनकी प्रायिकता पर प्रभाव। सॉइल पीएच अगर बैलेंस नहीं है, मृदा का पीएच अगर बैलेंस नहीं है, अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होती ही है। इसीलिए अगर बैलेंस रहेगा, पीएच 6 से 7 या 6.5 से 7.5 रहेगा, तो सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाएंगे। तो उसमें क्या होगा बेटा, उसके अंदर ये जो है मृदा उर्वरकता ज्यादा हो जाएगी। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आपकी मृदा में, अगर आपकी खेत की जो सॉइल है उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में बेटा पाए जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारी मृदा की उर्वरकता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन को हमारे वातावरण से खींचता है और उसको पौधों के लिए अवेलेबल कर देता है।
पौधे फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये चीज है। तो जैसे ही जब ज्यादा सूक्ष्म जीव जो है हमारी खेत की मृदा में पाए जाते हैं बेटा, तो इससे मृदा उर्वरकता जो है बढ़ जाती है। नहीं होंगे तो मृदा उर्वरकता घट जाती है यहाँ पर। तो ये जो था आपके एक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड आगे इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।